हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो चलो आज हम लोग रियल नंबर पढ़ने वाले 1.1 मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज 1.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म करने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी किताब है, ठीक है ना। बहुत आसानी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड करने वाला हूँ, यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। सवाल आपके सामने हाजिर है और सवाल देखिए बहुत ही आसान सा सवाल, कोई भारी सा सवाल नहीं है। जिस तरह से 1.1 था ना, उसमें कुछ भारी सा नहीं था, इसमें भी वो उसी तरह से बहुत आसान है। देखिए सवाल क्या बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। यही बोला ना कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपका पहला सवाल है 140। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है HCF। आप पढ़े होंगे HCF कैसे निकाला जाता है, बिल्कुल HCF आप कैसे निकाला जाता है आप जानते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम बनाते हैं। तो 140 का HCF निकालना है, तो 140 का HCF निकालो यहाँ पे इस तरह से। आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा, ओके। तो चलिए निकालते हैं, बहुत आसान है, आपको पता ही है 140 का HCF। पहले 2 से काट लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 70 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 35 दूना 70 हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35, ओके। तो अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो 40 का जो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन आया, 2 आया, गुना 2 आया, गुना 5, गुना 7, इतना आया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 बार है, 2 बार है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। 3 बार आता तो 3 पावर चढ़ाते, 4 बार आता तो 4 पावर चढ़ाते, ठीक है। और 5 गुना 7, यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यही लिखने के लिए बोल रहा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा। दूसरा सवाल यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, 156 है दिया, ठीक है, 156। चलिए तो 156 दिया हो तो हम इसको HCF कर लेंगे। पहले 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 8 16, ओके। फिर काटेंगे 2 से, तो कितना, 2 तिया 6, 2 9 18। फिर काटेंगे 3 से, 13 तिया 39। तो यहाँ पे 156 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, तो 2 का कितना बार है, 2 पर है, 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ये हो गया क्या हमारा राइट आंसर। कितना आसान सा सवाल, ये सवाल आपको मिलता है देखने के लिए। तो 2 सवाल क्लियर हो गया। एक एक सवाल मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, एनसीईआरटी का। तीसरा सवाल यहाँ पे है 3825, 3825, ओके। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कितना से काटेंगे, हम लोग इसको यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे काट सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहले 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं, 3 से देख कटेगा। 3 से काटने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको इसको जोड़ के देखना पड़ता है। 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। तो 13 5 18 आ रहा, तो 18 जो 3 से तो कट जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 3 से कट सकता है, ठीक है। तो 3 से काटे हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 9 3 7 21 और 3 5 15, ठीक है। ये कटा 3 से। अब फिर देखते हैं 3 से कटेगा, देखते हैं इसको जोड़ के, 7 5 12, 12 2 14, 1 15, 15 तो 3 से कट जाता है बिल्कुल, तो ये भी 3 से कटेगा, ठीक है ना। 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 3 5 15, ओके। अब 3 से नहीं कटेगा, देख लेते हैं, 4 2 6, 6 5 11, 11 जो 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो यहाँ पे 5 से कटेगा। फिर तो 5 से काटते हैं, 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से कटेंगे, 17 5 85। अब तो 17 से तो किसी से कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे 3825 का जो गुणनखंड आया है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और 3 कितना बार है, बोलो, 3 यहाँ पे 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 कितना बार है, तो 5 भी 2 बार है, ओके। इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान सा सवाल है ना। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल ही बहुत ही इजी है। चौथा सवाल क्या है, 5005 दिया हुआ। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछता है, 5005। ये वाला चौथा नंबर सवाल है, समझ लो गेस क्वेश्चन बन गई। ये सवाल एकदम आना ही आना है, आता है तो यही वाला आता है। तो बोलता कि इसका अभाज्य गुणनखंड कौन होगा, अब ऑप्शन में ये वाला ऐसे ऐसे दिया रहता है। तो 5 से काट लो, 5 से ही कटेगा ना, क्योंकि 3 से तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 5 10, तो 3 से 3 का पढ़ा तो 10 तो आता नहीं है। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब कितना से कटेगा भाई, अब ये पता कितना से कटेगा, 11 से कटेगा, 11 से कटेगा। देखिए 11 9 99, 11 1 11, फिर कटेगा 13 7 91, 7 से भी काट सकते थे लेकिन फिलहाल 13 7 91। देखिए ये कट गया ना।
अब ये क्या हुआ ना, अब यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ पे 5005 का जो गुणनखंड कौन कौन आया, 5 × 11 × 7 × 13। ओके, अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते ना, यहाँ पे तो डबल डबल आता तब ना स्क्वायर चढ़ाते। तो यहाँ पे ये हो गया। चलिए जी, 4 सवाल क्लियर हो गया। अब 5वां सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सा। 5वां सवाल क्या है, 7 4 2 9, ये है सवाल है। इसको कितना से काटते हैं, तो इस सबसे पहले बात तो यहाँ पे देख लीजिए, ये तो 2 से कभी कटेगा ही नहीं, है ना, 2 से कभी नहीं कटेगा। अच्छा 3 से देखते हैं, 3 से कटता है। 7 4 11, 11 2 13, 13 9 29, 3 से नहीं कटेगा। तो ये कटेगा पता कितना से, डायरेक्ट आप 17 से कटेगा, ठीक है, 17 से डायरेक्ट कटेगा ये। तो चलिए काट लेते हैं 17 से। 17 यहाँ से काटेंगे तो 17 बार यहाँ पे लेते हैं, 17 तिया 51, 17 चौक 68, है ना, 17 चौक 68। हम यहाँ पे साइड में रफ कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके साइड में हम रफ करते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ले लिया पेज। देखिए करना क्या आता है, आपको डिवाइड करना होता है ना, ये वाला 17 से काटेंगे, 17 चौक 68, तो 8 6 14, है ना, 17 तिया 51, ओके, और 17 7 119, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 437 आ गया, 437 आ गया। अभी कितना से कटेगा भाई, 437 जो कटेगा ये कटेगा 19 से, ठीक है, 19 से ही कटेगा। देखिए 19 से काटते हैं 437 को, तो 19 2 38, यहाँ कितना है 8 5 13, 19 3 57, तो कितना हो गया 19 2 38, 19 3 57, ठीक है ना, ये आ रहा। तो यहाँ पर 7429 का एस एफ कौन कौन हो गया, 17 गुना 19 गुना 23, और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये सवाल था हमारा फर्स्ट। ओके, चलिए तो सवाल नंबर दूसरा है, बोलता क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांक जो दिया हुआ है इसके युग्म के एचसीएफ एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है कि नहीं होता है, इसकी जांच करना है। तो चलिए बनाते हैं, सवाल फर्स्ट हमारा दिया हुआ है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इसके पहले हमको दोनों को फैक्टर करना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है ना। तो 26 को फैक्टर करेंगे, चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा आपको, 26 को फैक्टर करेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा ये, है ना। 91 को करेंगे फैक्टर, तो 13 7 91, यहाँ पे आ गया। 26 का फैक्टर क्या क्या है, देखिए यहाँ पे तरीका, 26 का फैक्टर 2 गुना 13 आया, ओके। 91 का फैक्टर क्या आया, 7 गुना 13, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो अब हमको देखना है यहाँ पे एचसीएफ कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, इसलिए यहाँ पे एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ क्या होता है ना, इन दोनों का कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो रहा, बनाए हैं अच्छे तरीके से आप, तो 13 क्या हो रहा, कॉमन हो रहा, तो 13 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में सब लेना पड़ेगा, यानी कि ये जो कॉमन लिए ना कॉमन, तो कॉमन तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, जो कॉमन लिए जो 13 13 दोनों में है, तो दोनों में से कोई एक तो लिख दिया हमने, फिर 2 को भी लिखना पड़ेगा और 7 को भी लिखना पड़ेगा। तो 13 दूना 26, 26 7, है ना, 26 को 7 से गुना करो, 7 6 42, बचा 4, 7 दूना 14 14 18, 182, ठीक है ना। तो 182 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तभी एलसीएम एचसीएफ निकला। सवाल अभी बोला क्या, जांच कीजिए, जांच भी करना है कि एलसीएम दोनों संख्या का गुणनफल, ये दोनों गुना जो है इसके बराबर का होता है क्या होता है। तो चलिए जांच करते हैं, यहीं पे है ना, यहीं पे लिखते हैं जांच, यहीं पे करते हैं जांच। दो संख्या का गुणनफल, है ना, तो दो संख्या कौन कौन है, 26 गुना 91 और एलसीएम गुना एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम कितना आया था 182, एचसीएफ कितना आया था 13 आया था, है ना। इन दोनों को बना के देखेंगे क्या हमारा राइट आंसर होता है कि नहीं होता है। तो कुछ करना नहीं, इन दोनों को गुना कर देना है, इन दोनों गुना कर दो, इसको गुना करोगे तो पता कितना आएगा, आएगा 13 23 66, इसको भी गुना करोगे तो 23 66 आएगा। इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यही क्या हो गया, सत्यापन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सत्यापन हुआ। ओके, तो इस तरह से हमारा सवाल जो है ना इसको भी करना है। चलिए सवाल और जो दिया हुआ दूसरा नंबर सवाल यहीं पे मैं बनाता हूँ। 510 और 92, ये दोनों सवाल ही बहुत बार पूछा गया है। 510 92, देखिए क्या करना है, दोनों को हम फैक्टर करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4
2 पचे 10 0 है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10 सॉरी 255 होगा। 5 से काटते हैं, अलग 3 से भी काट सकते हैं, पहले 5 से काटते हैं। 5 पचे 25, 5 कम 5, 17 3 51, तो 17 से हम काट लेते हैं। तो ये हम कर लिए हैं। अब इसको करते हैं, इसको काटे 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 3 6 23। अब तो नहीं कटेगा, तो 510 का क्या क्या फैक्टर आया, 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 आया। और 92 का क्या फैक्टर आया, 2 गुना 2 गुना 23 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आपको कि इसका एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या बोला मैंने, अच्छा इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 2 पर पावर स्क्वायर, जो 2 होंगे, 2 होंगे 2 भरना 23, इसको ऐसे कर लीजिएगा तो आसान से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा एचसीएफ, देखिए क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे 2 पर पावर स्क्वायर है, यानी कि 2 2 बार है, और यहाँ पे 2 1 बार है, तो 1 बार तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 बार यहाँ पे 2 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे 23 है जो कि इसमें दिख नहीं रहा, तो हमारा ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, और एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में करना क्या होगा आपको, तो देखो ये जो 2 पर पावर है ना स्क्वायर, 2 पर पावर 1 है, यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 2 है, तो बड़ा वाला पावर उठाना है एलसीएम में। क्या उठाना है, बड़ा वाला पावर। उसके बाद जो कुछ है सबको उठा लेना है, यानी कि अगर इसे तो पावर नहीं मैच करा ना, किसी ने तो मैच नहीं करा, तो 5 गुना 3 गुना 17 गुना 23 पूरा मैच करना है। ठीक है ना, इसको आप गुना करोगे तो बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा आने वाला है, 23,460 इतना आएगा आंसर। अब इसका भी सत्यापन कर लो आप लोग, है ना। सत्यापन कैसे करोगे, कौन कौन संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी कि 510 गुना 92, और फिर एलसीएम कितना आया, इतना 2300, इतना गुना 2, यानी कि एचसीएफ। इसको भी गुना करोगे, दोनों को वैल्यू क्या आएगा, बराबर आएगा। तो चलो गुना कर लेते हैं ना, इसको गुना करेंगे तो हम गुना कर लिए हैं पहले से, इसको गुना करेंगे तो आएगा 4920। ठीक है ना, इसको गुना करो 0 6 दूना 12, 4 दूना 8 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, है ना, आ गया ना। तो दोनों बराबर है, ये क्या हो गया, हमारा सत्यापन यहाँ पे हो गया, जाँच हो गया, सत्यापन हो चुका है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर तीसरा भी बनाना है। सवाल नंबर 3 जो है, सवाल नंबर 3 बोलता है 336 और 54। ठीक है ना, 336 और 54 होता है। तो करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16। ठीक है ना, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 7 21, कट गया ना। फिर 2 से काटते हैं, 27 दूना 54, 9 तिया 27, 3 तिया 9, हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो 336 का फैक्टर आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 2 3 4 ही बार है ना, सॉरी 4 बार है, 7 4 बार है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 2 कितना बार है, 4 बार है, तो 2 पर पावर 4 और 3 गुना 7। ओके, अब है 54। तो 54 क्या क्या है, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 तो एक ही बार है, और 3 कितना बार है, 3 बार है ना, 3 कितना बार है, 3 बार है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, देखिए एचसीएफ, देखिए 2 यहाँ पे 4 बार है और 2 यहाँ पे 1 बार है, तो कॉमन मतलब एक ही तो कॉमन होगा, जो इसमें जो है इसमें भी है, लेकिन इस अगर 2 4 बार उठाते हैं तो इसमें तो नहीं 4 बार है, तो यहाँ पे 2 1 बार कॉमन हो रहा, 3 यहाँ पे 1 बार है, 3 यहाँ पे 3 बार है, तो 1 बार तो 3 कॉमन होगा, यानी कि 3 दूना 6 क्या हो जाएगा इसका, बोलो, इसका एचसीएफ 6 हो गया ना। अब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम में क्या होना है, देखिए 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 4 है, तो कौन वाला उठाएंगे, बड़ा पावर वाला उठाना है एलसीएम में, और एचसीएफ में छोटा पावर वाला उठाना होता है। तो एलसीएम में बड़ा उठाते हैं तो 2 पर पावर 4 उठा लेते हैं, 3 यहाँ पे 1 पावर है, 3 यहाँ पे 3 पावर, तो बड़ा वाला पावर 3 उठाते हैं। इसके अलावा जितना बचेगा सब लिख लेंगे। ठीक है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 16 हो गया, और 3 3 9 27 हो गया, गुना 7 हो गया। अब सबको कर लो गुना, तो इसको मैंने गुना किया तो आ गया मेरे पास 3024। ओके, तो एक तो हमारे ये आंसर हो गया, एक आंसर हमारे यहाँ हो गया। अब हमको इसको जांच करना था, यहाँ पे लिख सकते हैं जांच, है ना, जांच कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, पहली संख्या कितना था, 336 था, 336 गुना 54, और यहाँ पे देखें क्या क्या आया था, 6 गुना 3024 आ गया ना।
तो जो ये गुना होगा वही ये गुना होगा पक्का। चलो तो 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूना 12, 13 14, 6 3 18, इसको भी गुना करोगे तो 18,144 से आएगा। तो ये क्या हो गया? सत्यापन हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। 6 चौक 24, 6 दूना 12, 13 14, 6 3 18। तो हमारा यहाँ पे सवाल नंबर 2 जो है वो खत्म हो गया, ठीक है ना। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ पे वेबसाइट में जाओ और मैथ का लिंक ओपन करो, मैथ का ऑप्शन खोलो, वहाँ पे आपको रियल नंबर दिखेगा, रियल नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ में एक बार बना के पूरा जो रियल नंबर हो जाएगा ना, तो एक बार मैं पीडीएफ वहाँ पे जाकर सेंड कर दूंगा। पीडीएफ भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको यूँ ही पढ़ना है पेज पे तो पेज पे पढ़ सकते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल नंबर 3 है। देखिए उसी तरह सवाल है, इसमें जांच उच नहीं करना है। इसे सिर्फ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ निकालना। अभाज्य गुणनखंड वही जो फैक्टर निकालना तो वही अभाज्य गुणनखंड है। तो चलिए 12 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कर सकते हैं तो फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर कर लीजिए तो अच्छा है, नहीं तो फिर यूं ही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलिए कर लेते हैं। 6 दूना 12, 3 दूना 6, ओके। 15 का करते हैं तो 15 तो यहाँ पे 3 5 15, 21 का करते हैं तो कितना हो जाएगा? 27। तो यहाँ देखिए 12 का कितना आया फैक्टर? 2 गुना 2 गुना 3 आया, ठीक है ना। और 15 का क्या आया? 15 का 3 गुना 5 आया। और 21 का कितना आया? 3 गुना 7 आया। क्या मैच कर रहा है इसमें? देखिए तो कुछ है ऐसा नंबर जो दोनों में मैच कर रहा है। देखिए एक नंबर है 3 3 जो दोनों मैच कर रहा है ना, तो लिखते हैं इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 हो जाएगा। एलसीएम देखिए 3 तो पहले मैच कर रहा है, 1 3 तो 1 लिख देंगे, है ना। 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो फिर 2 पूरा लिख देना है, 2 गुना 2 लिख देना है। 5 तो लिखना पड़ेगा, 7 भी लिखना पड़ेगा। अगर 2 बार यहाँ पे होता 3 तो ये 3 हमको 3 जो है ना 2 बार लिखना पड़ता। अब देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 7 6 कितना होता है? 12 5 60 हो गया ना, 60 और 7 6 42 होता है, 420। तो हो गया एक आंसर यहाँ हो गया, एक आंसर यहाँ हो गया। इजी है ना। अगला दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो देखिए भाई यहाँ पे 17 का फैक्टर तो 17 का फैक्टर करेंगे तो 17 गुना 1 होगा, और क्या होगा, है ना जी। 23 का फैक्टर करेंगे तो 23 गुना 1 होगा। 19 का फैक्टर करेंगे तो 19 गुना 1, तो क्योंकि किसी पहाड़ से कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अब एचसीएफ देखो कौन कॉमन हो रहा है? 1 कॉमन हो रहा है ना, तो 1 हो गया एचसीएफ। और एलसीएम क्या कॉमन हो रहा? यहाँ पे 17 कॉमन हो रहा है। एलसीएम में पूरा लिख लेंगे, 17 लिख लेंगे, 23 लिख लेंगे, 91 लिख लेंगे, सॉरी 19 है ना। अब इसको हम करेंगे गुना, ये गुना में 19 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इसको बनाएंगे, तो इसको जब गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1139 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एक आंसर, दूसरा हमारा यहाँ पे 1। क्लियर है। तीसरा सवाल भी बहुत आसान से दिया हुआ है। चलिए तो तीसरा सवाल यहाँ पे दिखाते हैं। तीसरा सवाल 8 9 5 25, 8 9 25। देखो तो 8 का फैक्टर कौन कौन हो गया? 2 गुना 2 गुना 2, है ना। इसको आप 2 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। चलिए 9 का क्या फैक्टर है? 3 गुना 3, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। 25 का क्या फैक्टर है? 5 गुना 5, इसको 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा? कॉमन। देखिए कुछ कॉमन हो रहा तो बोलेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है ना, इसमें 2 3 5 अलग, तो एक तो कॉमन हो रहा, चूंकि एक तो हर जगह रहता है ना, एक हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम देखो एलसीएम में अब सबको लिखना पड़ेगा, 2 पर पावर 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर पूरा लिखना पड़ेगा। तो 2 2 4 4 2 8 हो गया, 9 हो गया, आई 25 हो गया। तो 25 8 200 है ना, और 209 तो 1800 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1800। तो एक आंसर यहाँ, एक आंसर है। कितना आसान से सवाल नंबर 3 को हम लोग बना लिए, है ना जी। चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या बोलते हैं। एचसीएफ दिया, ये 2 संख्या है, 306 और 657। 2 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्या। ये जो एचसीएफ, इन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है? 9 है, ओके। और एलसीएम कितना है निकालना हमको। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं। यहाँ पे पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 306, ठीक है ना। दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? 657, ओके। ये पहली संख्या दूसरी संख्या हो गया। चलिए अब यहाँ पे क्या करना हमको? यहाँ पे चलिए तो अब क्या हमको निकालना है?
हमको निकालना है एलसीएम। तो चूंकि हम जानते क्या है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ भी क्या है, HCF दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है ना HCF। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम, ये हमको ज्ञात करना है। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, पहली संख्या, ये फॉर्मूला होता है, गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ये होता है, ये फॉर्मूला है। तो पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF 9, LCM नहीं पता हमको, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करते हैं, LCM हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 306 गुना 657 है ना, ये गुना जाके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। अब देखो 9 से काट लो, है ना, इजी से काट लेते हैं, इसी को काट लेते हैं। 9 तिया 27, 3 बचेगा, 9 चौक 36, यानी कि 34 गुना 657। अब सब इसको कर लेंगे, गुना गुना कर लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको 7 चौक 28 गुना करोगे तो आ जाएगा आपका 22 33 8, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान, बस सिर्फ गुना करना पड़ेगा। आ गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जैसे भी करो, PDF से पढ़ो, जैसे तुमको पढ़ना है वैसे पढ़ो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सीख लो पहले, ओके। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सवाल में बंदा सब कोई फंसता है। यहाँ पे सवाल को समझना बहुत जरूरी है। बोलता क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए कोई भी n के यहाँ पे कोई भी नंबर हम रख लेते हैं, अगर n के यहाँ पे कोई भी प्राकृत संख्या रखते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है ना, संख्या 6 पर पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि दे दो 6 पर पावर n दिया, तो n के यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, 1 रखते हैं, तो 6 कम 6 होगा, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा ना। 2 रखते हैं तो 6 छक 36 होता है, 0 पे समाप्त नहीं हो रहा। यहाँ पे 3 रखते हैं तो 6 छक 36, 36 छक कितना होता है, 6 छक 36 बचा 3, 6 18 21, 216। तो कभी भी 6 पर पावर कुछ भी रख लो, कभी भी शुरू में 0 पे खत्म नहीं होगा। तो ये तो जान रहे हैं हमने, लेकिन इसको सत्यापन करना है भाई, कौन कौन, तो फिर कौन संख्या है जो 0 पे समाप्त होगा। हाँ, तो एक संख्या है, देखिए जो 6 है ना, ये 6 है, इसका अगर फैक्टर करते हैं तो क्या फैक्टर आएगा, 2 3 2 3 6। तो होता क्या है ना, अगर ये संख्या, इस संख्या के यहाँ पे कोई भी संख्या हो जिसका फैक्टर 2 और 5 आता हो, जिसका फैक्टर 2 और 5 आता हो, उसी पे अगर पावर कुछ भी पावर रख दो, वो उसका 0 होना है। जैसे कि कोई संख्या ले लेते हैं 10, है क्या, 10 का फैक्टर क्या है, 2 5 है, और है ना, मतलब ये तो क्लियर है ना कि 10 का फैक्टर 2 और 5 है। तो अब 10 पर पावर कुछ भी रख लो, 5 भी रख लेते हैं तो 0 लास्ट में आएगा, है ना जी। 10 पर पावर 2 भी रखेंगे तो 10 नहीं के 100, 0 आएगा, है ना। 5 है तो 5 0 रखें, 0 आएगा। तो कहने का मतलब इस रूल को फॉलो करवाना हमको इस सवाल में, ठीक है ना। चलिए, तो अब तो हम जान रहे कि 0 पे तो समाप्त तो हो नहीं सकता है ना, जांच करने बोल रहा है तो जो कि हो नहीं सकता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। माना कि क्या लिखेंगे, माना कि a बराबर जो है 6 पर पावर n है। a बराबर मान लीजिए एक कोई संख्या है जो 6n के बराबर है, ओके। और यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखते हैं जब a होगा तब जो है ना, तब जो है a जो है ना, एक a संख्या जो है ना, वो पता है a कैसा होना चाहिए, a जो संख्या होगा वो 2 और यहाँ पे जो a जो है ना 6 पर पावर n मान लिए, तो a जो है किसके रूप में आ गया, 2 और 3 के रूप में आ गया, क्योंकि a जो है 6n के बराबर है, 6 पर पावर n के बराबर हो गए। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं, ये हमारा इसकी 2 और 3 का फैक्टर में आ गया, यानी कि n यहाँ पे है ना आ गया। इसको हम 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n हम ऐसे लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे कौन कौन आभास, 2 और 3 क्या आ गया, आभास संख्या है ना, 2 और 3 क्या है, आभास संख्या है। अच्छा, हम जानते हैं इस पॉइंट को लिखना है, चूंकि देखिए सुनिए कब होगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी संख्या के अंत शून्य में तभी होता है ना। इस बात को लिखना पड़ेगा, किसी संख्या के अंत शून्य में, किसी संख्या के अंत शून्य में तभी होता है, जब कब होगा, जब 2 तथा 5 के धनात्मक घात, 2 तथा 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो,
ठीक है, ये होना चाहिए। तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं किसी संख्या का अंत शून्य में तभी होगा जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनफल हो। इसका जो भी घात होगा ना, 2 और 5 के घात होगा, इसका गुणनखंड होगा, तो आप बना लीजिए, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया, तब हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखते हैं, अब यहाँ पे क्या है ना, a बराबर कितना है, 2 पर पावर n है इंटू 3 पर पावर n, ये है गुणनखंड दिया हुआ है, यह गुणनखंड है। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, जो कि नियम तो फॉलो नहीं कर रहा है ना, जो कि आप लेते हैं, जो कि अपना भाषा में लिखो ना, हमारे, जो कि हमारे नियम का पालन नहीं कर रहा है ना, नहीं करता है ना। अगर पालन नहीं करता तो यह है ना, तो यह जो है a का जो है गुणनखंड नहीं हो सकता है ना, a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। ओके, a का गुणनखंड जो है नहीं हो सकता है। तो जब a का हो ना सकता, तो 5 a का गुणनखंड हो ना सकता। यहाँ पे देखिए a के बराबर क्या आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 2 और 3 आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, अतः 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता है। 5a का गुणनखंड जो यहाँ पे है नहीं है ना, 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता। अतः 6 पर पावर n के अंत में शून्य नहीं हो सकता। क्लियर है? आप यहाँ पे इतना लिख लोगे, हो गया हमारा आंसर। यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, यही जांचने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ पे जांच लिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर यहाँ पे 6, देखिए सवाल 6 क्या बोलता है। बोलता कि व्याख्या कीजिए, यानी बताइए कि ये जो दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है 17 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, ये बता रहे हैं क्यों है। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a बराबर क्या मानते हैं, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ये मैंने कहा क्या मान लिया। अब b बराबर ये मानते हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना 5 को 4 आएगा ना, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये a और b मैंने मान लिया। ओके, a और b जो दिया मान लिया। अच्छा, ये जो a दिया हुआ है ना, a को हम कैसे लिख सकते हैं, a को हम किस ढंग से लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको देखना है कि a को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हम देखते हैं, इसलिए a बराबर जो दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 यहाँ पे देखो ये पूरा एक में है ना, ये अलग है, तो 13 ले लिया मैंने कॉमन, तो 7 गुना 11 बचा, यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो 13 गुना 7 11, यहाँ पे क्या है 7 है और 11 गुना 11 प्लस 1 है, तो 11 7 77 और 1 का होगा 78, हो गया 78 हो गया। तो अब देखना यहाँ पे फैक्टर, देखना यहाँ पे फैक्टर हमको देखना पड़ेगा। अब देखिए ये तो, अब अभी हम कैसे जानेंगे भाज्य संख्या है कि नहीं है, 13 तो लग रहा भाज्य नहीं, लेकिन गुना में है ये ना, गुना में, अगर जोड़ में होता तो अलग होता। तो हम देखो इस 78 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 13 दूना 26, 26 का 26, 26 दूना 52, 26 3 78, है ना जी। तो ये दोनों अगर मिल जाता है, देखो ये दोनों भाज्य हो गया। अब ये दोनों हो, अगर 2 13 मिल जाए, 13 गुना 13 हो जाता है तो भाज्य संख्या हो जाएगा। अब 2 गुना 3 हो तो भाज्य संख्या, तो 2 3 तो भाज्य हो गई होगा, है ना। गुणनखंड 13 अकेला तो गुणनखंड नहीं पता चल रहा है, लेकिन 13 गुना 13 अगर कर लेते हैं तो ये भाज्य, यहाँ पे देखो ये भाज्य कट रहा आपस में 13 से सब कट सकता है, तो भाज्य संख्या है ना। तो ए अभाज्य गुणनखंड का क्या है, गुणनफल है। यहाँ पे क्या है, ए जो है अभाज्य गुणनखंड का गुणनखंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए ए जो है अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है ना। ये क्या है, ये जो अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है ना आपको, देखिए 13 भी अभाज्य है,
13 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है, ये सब अभाज्य है। तो ये जो एक ए के बराबर है ना, इसी का वैल्यू ना, ये जो ए है ना, इस यही ना, ये वाला बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, तो ये जो अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, ए का जो वैल्यू है, ये अभाज्य संख्या मिल गया और सब गुना होकर गुणनफल बन गया। ओके, अतः जब ऐसा है तो अतः क्या करेंगे, अतः यह गुणनफल है, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है ना, अतः यह भाज्य संख्या है। अगर अभाज्य गुणनखंड मिल जाए तो भाज्य संख्या बन जाएगा। जैसे कि देखो, जैसे देखो 5 गुना 5, तो 5 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, तो गुणनखंड अगर मिल जाए तो ये फिर 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। कोई भी संख्या ले लो जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है तो हो सकता है वो हमारा आंसर। इस तरह से बी देखते हैं ना, पुनः बी को देखते हैं। बी क्या हमारा है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे, है ना, तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये क्या बचा, प्लस 1। अब देखो इसको गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करेंगे, हाँ आपको गुना करने पे आएगा 1008 आएगा, ठीक, इतना आएगा। अब देखो, अब 5 तो लगने रहा ना कि 5 इसके साथ तो है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड को लाना है, तो ये 5 अभाज्य है, लेकिन 108 तो अभाज्य नहीं है, भाज्य है, हमको अभाज्य ग्रुप में लाना है। तो देखो 108 को जब तोड़ोगे ना, जब फैक्टर करोगे तो पता क्या क्या आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 मैंने कर लिया है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा। 108 को जब फैक्टर कीजिएगा, अब बोलो 5 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, सब 2 अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, तो बी क्या है, इसके जब हम बी लिखते, इसलिए बी जो है क्या है, बी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों का क्या है, गुणनफल है कि नहीं, बोलो, अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। अतः क्या लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है ना, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यही करना था हमको, समझ में आया। तो ये हमारा ए का जो ना, ए को हम इसको तोड़े और इसको इस रूप में लाएं, तो हमको क्या करना था, अभाज्य संख्या रूप में लाना था। देखो, और जो अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होगा ऑटोमेटिक भाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया 7 गुना 7 ले लेते हैं, अगर अकेला 7 होता तो ये भाज्य नहीं कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा, ठीक है ना, लेकिन 7 गुना 7 होगा तो ये भाज्य कहला जाएगा। 7 गुना 7 गुना 7 जितना बार कर लो क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा ये भाज्य हो गया, इस तरह से प्रूफ कर लिए, व्याख्या कर लिए। ओके, अब ये सवाल हमारा लास्ट है, बहुत ही आसान सा सवाल। ये सवाल एग्जाम में देखने को भी मिलता है कि ये क्या बोल, किसी खेल के मैदान में चारों तरफ वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को जो है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए दोनों एक ही जगह शुरू किया चलने के लिए, चलना एक ही जगह शुरू किया, फिर बोला कि घूमते रहा, एक ही दिशा में घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है दोनों, ठीक है ना, लेकिन बोला कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएगा। मतलब ये समझिए, यहाँ पे ये मैदान है, ठीक है ना, यहाँ पे सोनिया है, सोनिया एक चक्कर लगाती है, यहाँ से तो घूम लेती है तो 18 मिनट लगता है। ओके, और रवि जो एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगता है। अच्छा, तो रवि जब एक चक्कर लगा देगा तो जाहिर बात, रवि तो पहले लगाएगा चक्कर, सोनिया बाद में लगाएगा, तो रवि तुरंत यहाँ पे पहुंच जाएगा ना, और सोनिया कहीं ना कहीं पीछे रहेगी अभी, क्योंकि सोनिया को लगाने में 18 मिनट टाइम लगेगा। रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट में रवि पहुंच जाएगा, और सोनिया यहाँ से यहाँ तक आने में 18 मिनट लगाएगी। मतलब रवि जब यहाँ पे पहुंचेगा तो सोनिया कहीं ना कहीं पीछे ही होगा, सोनिया यहीं पे होगा। फिर ये घूम चक्कर लगाएगा तो फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर सोनिया जाके अब ये घूम के फिर देखो, फिर यहाँ से ना, फिर यहाँ से घूमेगा, फिर सोनिया अब यहाँ, अभी यहाँ सोनिया है, फिर अब आगे बढ़ेगी तो यहाँ, ये जब यहाँ पे रहेगा तो रवि यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ऐसे घूमते रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक मौका ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों जो है प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाएगा जहाँ से शुरू किया था। तो हम इसको क्या करना होता है, ऐसे में हमको एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है, लासा निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हल करते, बहुत आसान से यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लासा निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दोनों सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर तब मिलेंगे जब दोनों का मासा निकलेगा, यानी कि दोनों का मासा निकालेगा तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 18 है, 18 का फैक्टर क्या क्या आएगा, 2 गुना 2 9 हो गया, 3 गुना 3 इतना आएगा। अब इसको तोड़िएगा, 2 गुना 3 पर पावर 2 हो गया ना। अब क्या है, 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, हाँ 2 हो गया 6 2 पर पावर 3 और फिर 2 पर पावर 2 और क्या होगा 3 होगा, इतना आ गया। ओके, तो ये हमारा आ गया, 12 का आ गया, 18 का हो गया। अब क्या निकालते हैं, एलसीएम।
तो एलसीएम क्या होगा, देखो दो यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो जो है दो बार है, तो दो दो एक बार है, यहाँ पे दो दो बार है ना, तो बड़ा वाला पावर उठाते हैं। यहाँ पे तीन दो बार, तीन एक बार, तो बड़ा वाला उठाते हैं। तो दो दूना चार, तीन तिया नौ, नौ चौक 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट के बाद जो है ना वो दोनों आपस में मिल जाएगा। 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह फिर से मिल जाएगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। ओके, दैट्स ऑल। समझ में आया आपको? नीचे कमेंट करना। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ, वेबसाइट को विजिट करो, मैथ वाला पेज को ओपन करो, वहाँ पे रियल नंबर मिलेगा। और अभी आपको सब्जेक्टिव में ये आपको पेज मिलेगा, लेकिन पूरा जब मैं पढ़ा दूंगा, पूरा रियल नंबर पूरा खत्म कर दूंगा, तो एक बार मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, बाय।